इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने की तरफ अगर हम फर्स्ट स्टेप उठाएं तो पहले स्टेप में जो हमें पढ़ना होगा वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम शुरू करेंगे वो है रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंटिन्यूअस? इंग्लिश मीनिंग पता है ना आप लोगों को? कंटिन्यूअस का मतलब होता है विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के। अगर कोई चीज बिना किसी ब्रेक के आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो कोई भी चीज जो है वो कंटिन्यूअस कहलाएगी इफ इट इज हैविंग नो ब्रेक एट ऑल। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। आप फंक्शन को स्टडी कर रहे हो तो फंक्शन को स्टडी करते हुए कंटिन्यूअस फंक्शन हम किसको बोलेंगे? तो जनरल ऑब्जर्वेशन जो है, तो जनरल ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं कि a function is said to be continuous if we can draw a graph without any break for that function. ठीक है, फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। The function is continuous if we are able to draw a without any break, बिना किसी ब्रेक के वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये जनरल कंडीशन है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो जनरल कंडीशन कंटिन्यूटी की क्या होती है? फंक्शन का ग्राफ बिना किसी ब्रेक के आए, कोई भी ब्रेक जो है उसके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन होती है जब भी हम कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात करेंगे। So whenever we discuss continuous functions, we need to check that the kind of graph। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा चीजों को, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो मैंने चीजें बताई वो कुछ आप लोगों को क्लियर ना हुई हो। एकदम नया टॉपिक है जो कि हमने शुरू किया यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं कब किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे? कोई फंक्शन कंटिन्यूअस बनेगा ना, उसके बाद जाके उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी। डिफरेंशिएबिलिटी तो कंटिन्यूअस से अगला स्टेप है। कोई भी फंक्शन पहले कंटिन्यूअस होगा, उसके बाद ही आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी ले सकते हो। सो अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ we are able to draw a smooth curve or graph for the function without any break in it. That is, without lifting our pen or pencil. हमें अपना पेन और पेंसिल को उठाने की जरूरत ना पड़े। अगर एक स्मूथ ग्राफ हम बिना पेन पेंसिल को लिफ्ट किए बना पाते हैं ना फंक्शन का, देन वी से दैट द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो। पहले एग्जांपल समझोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तो कुछ ग्राफ हमने ड्रॉ किए थे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ साइन एक्स के ग्राफ की। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, ऊपर +1 और नीचे माइनस तक वैल्यू जाती है, π/2, π, 3π/2 और 2π। तो साइन का जो ग्राफ था वो ऐसे आ रहा था ना, ये ग्राफ आ रहा था। अब देखो जरा, ये ग्राफ बनाते हुए कहीं मैंने चौक को लिफ्ट किया? अगर तो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तब तो अलग बात है कि मुझे चौक उठानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो चाहे किसी की ड्राइंग खराब हो चाहे कुछ भी हो, एक स्मूथ कर्व हमें मिल रहा है जो 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है? 2π तक। और सिर्फ 0 से 2π क्यों? अगर हम आगे चाहें या हम चाहें तो भी हम इस कर्व को आगे या पीछे जितना चाहे ले जा सकते हैं। एंड देयर इज नो नीड टू लिफ्ट द पेंसिल। ये तो मैंने चौक इसलिए उठा दिया क्योंकि मैंने 0 से लेकर 2π तक का ग्राफ बना दिया था पहले। लेकिन अगर मैं आगे जाना चाहूँ तो भी मुझे अपना चौक, अपना पेन या पेंसिल को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कंटिन्यूअस ग्राफ का एग्जांपल है। इसी तरह से अगर हम
साइन एक्स, अगर हम cos x का ग्राफ बनाए तो x का ग्राफ आप लोगों ने देखा था किस टाइप का ग्राफ आता है cos का। cos के केस में जो वैल्यू है वो शुरू होती है +1 से, ठीक है, 1 से शुरू होती है और फिर वो पीछे की तरफ, तो 1 से वैल्यू स्टार्ट होती है। मैं अगर 0 से भी बात करूं तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 से cos π/2 पर 0 आएगा, पाई पर -1 आएगा, फिर π/2 पर 0 आएगा और 2 पाई पर जाकर 1 आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ एक साइकिल पूरी की। अगर मैं इस साइकिल को कंटिन्यू करूं, इस साइकिल को मैं आगे लेकर जाऊं, तो मुझे यहाँ भी, ये तो मुझे छोड़ना था 2 पाई पर, तो मैंने यहाँ छोड़ दिया। लेकिन अगर हम चाहें तो हम आगे भी तो बढ़ा सकते हैं इसको, और अगर हम चाहें तो हम पीछे भी बढ़ा सकते हैं। कहीं भी हमें अपना पेन पेंसिल चॉक लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज आल्सो ग्राफ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं जहां हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ब्रेक्स दिखाने की जरूरत नहीं थी। एक फ्लो में, एक सिंगल फ्लो में हमारा ग्राफ जाता है। एक और एग्जांपल है, आप लोगों ने ओजाइव कर्व पढ़े थे 10th क्लास में। जब हम ओजाइव कर्व बनाते हैं, लेस देन CF ग्राफ, मोर देन CF ग्राफ, तो उसकी पहली कंडीशन यही होती है कि आपका ग्राफ स्मूथ होना चाहिए विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। और ऐसे में तो अगर आपने बनाते बनाते पेन पेंसिल लिफ्ट कर लिया ना, कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो उठा देते हैं, दोबारा लगाओगे तो हमेशा आपको एक फ्लक्चुएशन दिखाई देगी। वो फ्लक्चुएशन जो है वो डिसकंटिन्यूटी का संकेत है, ठीक है, वो फ्लक्चुएशन आ जाती है। तो जो कर्व बिल्कुल स्मूथली बनाए जा सकते हैं, उन सभी फंक्शंस को हम बोलते हैं दे आर कंटिन्यूअस। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आल्सो। अब डिसकंटिन्यूअस की बात करते हैं। आप लोग टेंजेंट एक्स का ग्राफ देखो जरा, हमने पहले भी बनाया था एक बार। ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, ये 0 है। यहाँ सपोज करो वैल्यू है π/2, पाई 3 π/2, -π/2 और -5, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि टेंजेंट ऑफ -π/2 जो है वो इंफिनिटी आता है, और इंफिनिटी कैसे शो करते हैं, एक वर्टिकल लाइन बिल्कुल ऊपर तक चली जाएगी। इसी तरह से टेंजेंट प्लस π/2 भी इंफिनिटी आता है। आप कभी भी टेंजेंट का ग्राफ देखना, टेंजेंट का ग्राफ 0 के आसपास तो स्मूथ मिलेगा, लेकिन इसकी जो शेप आएगी ना, इसकी शेप आपको ऐसी मिलेगी, ठीक है। फिर 3 π/2 पर जाकर अगेन इंफिनिटी आता है माइनस, तो यहाँ पर भी ये इस तरह का ग्राफ आता है टेंजेंट का। अब आप खुद ऑब्जर्व करो, π/2 के लेफ्ट साइड में देखें तो जा रहा है प्लस इंफिनिटी की तरफ, और जबकि π/2 के राइट साइड में चले जाए, राइट साइड मीन सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ, लेफ्ट साइड मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ अगर हम टेंजेंट एक्स को अप्रोच कर रहे हैं ना, π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब π/2 से नेगेटिव साइड में, π/2 माइनस के नंबर्स पर अगर हम लेफ्ट साइड में अप्रोच करें तो टेंजेंट एक्स जो है वो प्लस इंफिनिटी की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। और यही चीज अगर हम π/2 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ चले जाएं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो उसी टेंजेंट एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि π/2 पर टेंजेंट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और वो इनफाइनाइट आंसर देता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। आप देखो, क्या आप इस तरह के ग्राफ को बिना पेंसिल उठाए बना सकते हो? मतलब ही नहीं है। क्यों? जहां से गए ऊपर गया, अब ऊपर से एकदम से नीचे जंप थोड़ी करोगे। अगर आप बिना पेंसिल उठाए ऊपर से नीचे यहाँ आओगे तो बीच में एक लाइन नहीं खिंच जाएगी। ये ब्रेक्स हैं। पहला ब्रेक आया π/2 पर, अगला ब्रेक आया 3 π/2 पर, इस तरफ भी आता है ऐसे। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ब्रेक आएगा -π/2 पर। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है जहां पर हर 90 डिग्री के इंटरवल पर फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है। ये -π/2 का केस है, ये +π/2 का केस है, ये 3 π/2 का केस है। तो ऐसे जो ग्राफ्स होते हैं ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ्स कहलाते हैं। अगर हम ऑल रियल नंबर्स की बात करें ना,
तो ऑल रियल नंबर्स के लिए जो आपका फंक्शन है टेंजेंट एक्स, अगर आपने फंक्शन एफ एक्स लिया टेंजेंट एक्स के बराबर, तो एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस इफ वी टेक इनटू अकाउंट ऑल द रियल नंबर्स। लेकिन अब मान लो कि मैंने ना अपना डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, सपोज करो आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माय डोमेन, मैंने डोमेन क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, मैंने डोमेन के ऊपर मैंने रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी कि मुझे तो सिर्फ वो एक्स लेने हैं जो -5/2 से +5/2 के बीच में आते हैं, जो कि डोमेन है। किसका डोमेन होता है ये टेंजेंट एक्स का प्रिंसिपल डोमेन है। अगर हम टेंजेंट एक्स के प्रिंसिपल डोमेन की बात करें ना, तो टेंजेंट एक्स के प्रिंसिपल डोमेन में क्या होगा, इस पर्टिकुलर डोमेन में यानी बिटवीन -5/2 टू +5/2। अब आप देखो टेंजेंट अब कंटिन्यूअस है, मतलब अपने प्रिंसिपल डोमेन में तो टेंजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन ऑल रियल नंबर्स पर वो कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स के लिए तो हमें 5/2 के बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा, -2 के लेफ्ट में भी आना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो जनरल ऑब्जर्वेशन तो क्या हो गई कि द ग्राफ ऑफ फंक्शन अराउंड द पॉइंट, अब मान लो आप कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हो, मैं कंटिन्यूटी टेंजेंट के डिस्कस कर रही हूँ 0 पर। अब ये भी फर्क होता है कि आप कंटिन्यूटी कहाँ चेक कर रहे हो। दो तरह की कंटिन्यूटी हमारे सिलेबस में है, एक है कंटिन्यूटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या है, और दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है। कंटिन्यूटी क्या बनती है, अगर मैं इंटरवल की कंटिन्यूटी की बात करूं तो इंटरवल की है, इंटरवल के मामले में टेंजेंट एक्स अपने प्रिंसिपल डोमेन में कंटिन्यूअस बनता है, ऑल रियल नंबर्स पर नहीं बनता। अब बात करते हैं एट ए पॉइंट की। एट ए पॉइंट की जब करें तो फिर तो हम एक पर्टिकुलर नंबर लेकर चलेंगे। अब पर्टिकुलर नंबर में सपोज आई हैव टेकन x इक्वल टू 0 पर डिस्कस करना चाह रही हूँ, तो मुझे 0 की आसपास लिखना है। 0 का है ये वाला, ये 0 का, 0 के आसपास टेंजेंट का ग्राफ कैसा जा रहा है, विदाउट ब्रेक जा रहा है ना। विदाउट ब्रेक होने का मतलब ये फंक्शन है at x equal to 0 as its graph is without any break, ठीक है। इसका ग्राफ विदाउट एनी ब्रेक आ रहा है, यहाँ पर अराउंड इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के अराउंड अगर हम देखें तो इस फंक्शन का ग्राफ विदाउट एनी ब्रेक कहते हैं कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हम 5/2 का देखेंगे तो क्या बोलेंगे, एट 5/2 हम देखें तो 5/2 के लेफ्ट में और राइट में पोजीशन अलग अलग है। इसका मतलब ब्रेक आ रहा है, जहां ब्रेक आ रहा है वहां डिसकंटिन्यूअस, जहां ब्रेक नहीं आ रहा है वहां कंटिन्यूअस। तो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक बात, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि ज्योमेट्रिकली हम कंटिन्यूटी को डिफाइन कब करेंगे। ज्योमेट्रिकली जनरली अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if it is having a continuous graph without any break। ये तो एक जनरल बात हो गई, ये ज्योमेट्रिकल बात हो गई। अब मुझे ये बताओ क्या हर टाइम हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल होता है? इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एट ईच एंड एवरी टाइम? नो, कभी भी नहीं हो सकता है ऐसा, ठीक है। So we need to devise such methods कि हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए मैथमेटिकली हम ये बता पाए whether the function is continuous or not, ठीक है। हम मैथमेटिकली चेक करना चाह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैथमेटिकल अप्रोच क्या रहेगी? तो अगर मैं मैथमेटिकल अप्रोच की बात करूं तो मैथमेटिकली a function f(x) is said to be continuous, a function f(x) continuous कहलाएगा at any point x equal to a if and only if। कब कहलाएगा?
when limit of fx when x goes to a is equal to f. ये मैथमेटिकल अप्रोच है। तो मैथमेटिकली कोई भी फंक्शन किसी नंबर a पर, a का नंबर जहां हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, a वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर मैं कंटिन्यूटी चेक करना चाह रही हूँ, तो किसी पॉइंट a पर कोई फंक्शन fx कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? अगर fx की हम लिमिट कैलकुलेट करें एज x गोज टू a और वो लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए, f ऑफ a के बराबर आ जाए। fx का मतलब क्या है कि अगर हम x की जगह a पुट कर दें, हम फंक्शन की वैल्यू निकाले, फंक्शनल वैल्यू निकाले a पर और लिमिट निकालें, तो ये दोनों अगर इक्वल आ जाती हैं, बल्कि इसको और अगर हम इलेबोरेट करें तो हम कहेंगे एफ ए शुड बी डेफिनेट, डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, इट शुड बी फाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए, फंक्शन डिफाइंड भी तो होना चाहिए उस नंबर पे। अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो आप कंटिन्यूटी कंटिन्यूस उसे कह ही नहीं सकते। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी कंटिन्यूटी की बनती है वो क्या बनती है? फंक्शन f(x) is continuous at x equal to a if fa exists, that is fa the functional value is finite, definite, real। सेकेंड पॉइंट हो गया कि लिमिट व्हेन x goes to a for fx exist, लिमिट एग्जिस्ट है, और प्राइम मोस्ट कंडीशन हो गई कि लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों कैसी हो, कैसी आ जाए, बराबर आ जाए, तब हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको बुक में दी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if it is defined at x equal to a, it is having a finite, definite and real value at x equal to a, its limit exists when x goes to a and the limit and the functional value both are equal। अब आती है बात, when do we say that limit x goes to a fx exists? अब ये क्वेश्चन तो माइंड में आता है ना, हम कब बोलेंगे कि जो लिमिट ऑफ fx है एज x गोज टू a, कब एग्जिस्ट करेगी, कब माना जाएगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है? अब ये चीजें आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी थी, एक चैप्टर होता था आपका चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर था, एक इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दी गई थी 11th क्लास में कि लिमिट का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, यहाँ उससे आगे का पार्ट है। ठीक है, तो फंक्शन fx हमें दे दिया, हम चेक करना चाह रहे हैं कि उस फंक्शन की लिमिट a पर एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो इसके लिए हम दो तरह की चीजें निकालते हैं, एक तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकाली जाती है और लेफ्ट हैंडेड लिमिट को क्या बोलते हैं? लिमिट x गोज टू a माइनस fx। मतलब आपने ये मान लो आपका फंक्शन का ग्राफ है, तो आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो। इफ यू आर अप्रोचिंग x फ्रॉम द नंबर्स व्हिच आर ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ a, ये a है, अगर आप a के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, उस लेफ्ट साइड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? a माइनस। तो लिमिट x गोज टू a माइनस ऑफ fx जो होती है वो लेफ्ट हैंडेड लिमिट कहलाती है। ऐसे ही एक आती है राइट हैंडेड लिमिट, RHL। RHL का मतलब हो गया राइट हैंडेड लिमिट। तो ये राइट हैंडेड लिमिट क्या होगी कि हम fx को अप्रोच कर रहे हैं, हम a को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, a प्लस का मतलब इधर से, राइट साइड से। अगर आप a को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आप बोलोगे राइट हैंडेड लिमिट, अगर आप उसे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंडेड लिमिट। अब दोनों लिमिट्स हमने निकाली, अगर LHL और RHL इक्वल आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं? देन वी से दैट लिमिट ऑफ fx as x goes to a exists perfectly well। यही तो कंडीशन होती है, 11th में भी बताया था, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट इक्वल आएंगी। If LHL is equal to RHL,
then we say that limit of fx as x goes to a exists perfectly well. तो लिमिट के एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या हो गई कि LHL और RHL एग्जिस्ट करने चाहिए। अब यहाँ बात आती है कि ये LHL और RHL हम निकालेंगे कैसे। ये आप एक बार आज जो है 11th की बुक अगर आपके पास है तो आप देखिएगा हम क्या करते हैं, LHL निकालने के लिए x को a माइनस h पुट कर देते हैं वेयर h गोज टू 0, मतलब हम x को लिख देंगे a माइनस h। अब जब x a की तरफ जाएगा तो h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। और a माइनस h क्यों लिखेंगे, हम a माइनस h इसलिए लिखेंगे बिकॉज वी आर अप्रोचिंग द लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव साइड से अप्रोच करना है हमें, छोटे वाले नंबर की तरफ से अप्रोच करना है। तो हम x को a माइनस h लिखेंगे, x जब a पर जाएगा तो h 0 की तरफ जाएगा। तो अगर हम ये लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट कहलाती है। ऐसे ही राइट हैंडेड लिमिट कैसे निकलेगी, फिर राइट हैंडेड लिमिट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, RHL की कैलकुलेशन के लिए हम x को पुट करेंगे a प्लस h, ठीक है। जब x जाएगा a की तरफ तो h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। तो x को पुट करेंगे a प्लस h और हमारे पास जो लिमिट है वो h गोज टू 0 आ जाएगी। तो ये बनेगा लिमिट h गोज टू 0 फंक्शनल वैल्यू फॉर a प्लस h, ठीक है। तो LHL निकालना है तो a माइनस h लेकर निकालना है और RHL निकालना है तो a प्लस h लेकर निकालना है। दोनों लिमिट्स आपने कैलकुलेट कर ली, दोनों इक्वल आ जाती है तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है फिर हम चेक करते हैं फंक्शनल वैल्यू कितनी है। फंक्शनल वैल्यू भी हमने निकाली, दोनों इक्वल आएंगे तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये कंडीशन इस हिसाब से अगर हम देखें तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के कंटिन्यूटी की कंडीशन। इस लिहाज से अगर हम देखें तो फंक्शन के कंटिन्यूटी की कंडीशन हमारे पास क्या आई, डेफिनेशन 2 बोल के आपकी बुक में दिया हुआ है ये, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a if and only if first fa is finite डेफिनेट रियल। fa फाइनाइट डेफिनेट रियल का मतलब fa की एग्जिस्टेंस है। और दूसरी बात, लिमिट फॉर f ऑफ a माइनस h एज h गोज टू 0, लिमिट ऑफ फंक्शन a प्लस h व्हेन h गोज टू 0 एंड fa दे ऑल आर इक्वल। बात वही है, घुमा फिरा के लिखने वाली बात आ गई, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू fa। अगर ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। और LHL RHL इक्वल कब होते हैं, व्हेन लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट्स परफेक्टली एंड दिस इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। इस तरीके से आप किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कह सकते हो। अब आती है बात, व्हेन डू वी से अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूटी की बात हो गई। अब अगर हमें फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है, हमें बताना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या एस्पेक्ट्स बनते हैं। अब देखो, व्हेन डू वी से अ फंक्शन इज, हम कब बोलेंगे दैट फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन fx डिसकंटिन्यूअस है कहां पर, एट x इक्वल टू a। अब इस क्वेश्चन का आंसर जानना भी जरूरी है। हम कब ये बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो a पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर तीन चीजें थी, देखो LHL था, RHL था, फंक्शनल वैल्यू थी। सबसे पहले तो मान लो फंक्शनल वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती तो डिसकंटिन्यूअस अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो फंक्शनल वैल्यू fa, पहले तो fa को देखेंगे, fa की एग्जिस्टेंस मैंडेटरी है, fa एग्जिस्ट करता है। वैसे तो जब आपसे कंटिन्यूटी पूछी जाएगी तो ये चीज तो आपको गिवन ही होगी कि fa की वैल्यू इतनी है। उसके बाद हम निकालेंगे लिमिट ऑफ fx एज x गोज टू a। अब ये पहला स्टेप हो गया, fa निकाला। दूसरा स्टेप हो गया हमने लिमिट निकाली। नाउ केस 1 बनता है
कि लिमिट की वैल्यू भी आ रही है, मान लो ये लिमिट की वैल्यू एल आ गई, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स और एफ ए इक्वल नहीं बनते, पहली कंडीशन है ये। लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, ये दोनों चीजें हैं, लेकिन ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। अगर ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, लिमिट कुछ और आ रही है, फंक्शनल वैल्यू कुछ और आ रही है, बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है, देन वी से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है और इस कंटिन्यूटी को बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। रिमूवेबल मींस जिसको रिमूव किया जा सकता है। रिमूव का मतलब ऐसे केस में आप फंक्शन को डिफाइन कर दो, एक बार आप फंक्शन की वैल्यू बदल दो, एक बार आपने फंक्शन की वैल्यू बदलकर वही रख दी जो लिमिट की आ रही है, तो फिर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिर्फ फंक्शनल वैल्यू को रीडिफाइन करके इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के हैं। इसके बाद आता है सेकंड केस। ये तो केस 1 हो गया। केस 1 की डिसकंटिन्यूटी कौन सी हो गई? रिमूवेबल। अब आता है केस नंबर 2। केस 2 वो है इसमें लिमिट x goes to a fx does not exist। ठीक है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी वहां भी फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। अब लिमिट एग्जिस्ट ना करने के भी दो केस बनते हैं। दो तरह से ऐसा हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका सब केस 1, इसका पहला सब केस क्या बनेगा? पहला सब केस ये बनता है LHL RHL बोथ एग्जिस्ट। LHL भी एग्जिस्ट करता है, RHL भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन LHL RHL बराबर नहीं है। पहला केस ये वाला हो गया कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी आ रही है, राइट हैंडेड लिमिट भी आ रही है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। जब LHL और RHL इक्वल नहीं होंगे तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा और ये फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। इसके बाद आता है सब केस 2। सेकंड केस। सेकंड केस क्या है कि आइदर LHL और RHL डज नॉट एग्जिस्ट। या तो LHL एग्जिस्ट नहीं करता या RHL एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब LHL RHL में से किसी एक की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। ठीक है, तो किसी एक की वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ रही है, अगर LHL इंफिनिटी है या RHL इनफाइनाइट आ जाता है या दोनों इनफाइनाइट आ जाते हैं, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करता, देन ऑल्सो वी से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। ये सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। तो तीन एस्पेक्ट हमारे पास आए। एक डिसकंटिन्यूटी जो रिमूवेबल है, वहां लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, फंक्शनल वैल्यू भी होगी, दोनों बराबर नहीं होंगे। दूसरी डिसकंटिन्यूटी जो रिमूवेबल नहीं है, मतलब जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। क्यों रिमूव नहीं कर सकते? क्योंकि लिमिट की एग्जिस्टेंस नहीं है और लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए इनका एग्जिस्ट करना, इनका बराबर होना जरूरी था। तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। इसमें एक केस तो है जहां LHL RHL दोनों आते हैं लेकिन बराबर नहीं है, उससे बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। एक केस है जहां या तो LHL एग्जिस्ट नहीं करता या RHL एग्जिस्ट नहीं करता और इस वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और इसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। So I have discussed only two concepts with you in today's class. एक तो फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे और एक फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कब बोलेंगे। ये चीजें जो हैं आपकी बुक में पेज नंबर 1 और 2 पर दी गई है, वहां से आप इसे रीड आउट कीजिएगा। You will be able to understand the concept better. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो एक्सरसाइज है, we shall start the exercise and the theorems from tomorrow.